केजरीवाल को जो जिन लोगों ने जिता के मुख्यमंत्री बनाया है उसी वर्ग में से एक वर्ग की ये लड़की है, यानी मुस्लिम है। उसी सिविल डिफेंस कर्मी के साथ ये बर्बरता होती है और ऑन ड्यूटी अगवा होती है। लड़की के बाप ने कहा कि इस फला फला आदमी ने मार दिया, जबकि लड़की के बाप को तो पता ही नहीं था मेरी बेटी कहाँ चली गई। अब सवाल ये कि हमारे 19 प्रोटेस्ट करने के बाद भी सरकार को ये एहसास नहीं हुआ है अभी तक कि ये मसला कितना अहम है, ये कितना सेंसिटिव इशू है कि एक बच्ची के साथ इतनी बर्बरता होने के बाद भी सरकारें खामोश हैं। अब वो एडवोकेट का कहना ये है कि इसमें पुलिस शामिल है और पुलिस ने जो एफआईआर की है वो टेक्निकली गलत की है। न सरकार ने सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन की और ना सरकार ने मुआवजा दिया और ना सरकार का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलने गया। तो सरकार को जांच कराने में ऐसा क्या जाता है? ऐसे कौन से लोग उसमें शामिल हैं जिसको बचाना चाहती है सरकार? कौन सी ऐसी हस्तियां शामिल हैं जिनको सरकार शील्ड देना चाहती है? लेकिन जब तक हम खुद मुत्तहद नहीं होंगे, अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ इसी तरह से जुल्म होते रहेंगे कि मुल्ले काटे जाएंगे। उस मुद्दे पे भी मुख्यमंत्री, यानी जिसको हमने मुसलमानों ने वोट दिया है, वो नहीं बोला। ये सरकार तो मोब लिंचिंग कर रही है। इससे पहले वाली जो सरकार थी कांग्रेस की, वो क्या करती थी? वो बाकायदा टाडा पोटा उसी ने कानून बनाए थे, उसमें हजारों सैकड़ों नौजवान, मुस्लिम नौजवान जेलों में भर दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं जसीम उल हक। पिछले एक महीना में यूपी से लेकर दिल्ली तक महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो घटनाएं हुई, वो एक उसकी लंबी फहरिस्त है। उसमें एक बड़ा नाम और अहम नाम जो इस वक्त अभी पिछले एक महीने से चल रहा है, वो है राबिया केस का। 26 अगस्त को घटना होती है। वो राबिया केस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो लड़की 21 साल से, जिसकी फैमिली मुरादाबाद से आकर दिल्ली में बसती है, संगम बिहार में, वो 21 साल की लड़की डिफेंस में काम करती थी। घर वालों का इल्ज़ाम है कि वो काम करने के दौरान ही वो ऑफिस से लापता हो जाती है। घर वापस ना आने पर घर वाले फ़ोन करते हैं या तलाशना शुरू करते हैं। पता चलता है कि वो कई किलोमीटर दूर घर से उसकी लाश मिलती है। 27 तारीख को पता चलता है कि सूरज कुंड, जो हरियाणा में है, वहाँ उसकी लाश मिलती है। तकरीबन 43 चाकुओं के निशान उसकी लाश पे पाए जाते हैं। जिस्म का कुछ हिस्सा काट दिया जाता है, जिसके बाद सामाजिक संगठन के कई सारे सामाजिक संगठन और कई सारे ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से हो या इंडिविजुअल अपने अपने तौर से इंसाफ की बात करते हैं, उसकी वकालत करने लगते हैं। एक महीना होने को है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे ये केस नहीं पहुंचा है। पॉलिटिकल पार्टी हो या सामाजिक संगठन के लोग हों, वो अपने तौर से जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं, मिल के वापस आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम, एक ऐसी पार्टी जो पहले दिन से उसकी इंसाफ की वकालत कर रहा है और बात कर रहा है। अभी मेरे साथ कलीमुल हफीज़ साहब हैं, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। इस पार्टी ने पहले दिन से अब तक लगभग 19 प्रोटेस्ट किया है इंसाफ के लिए। आज हम बात करते हैं कलीमुल हफीज़ साहब से। बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज़ साहब, आपको टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताएं, चूँकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलने जाते हैं और मिलके सिर्फ वापस आ जाते हैं। दोबारा से ये घर वालों का इल्ज़ाम होता है कि हमें दोबारा से कोई वो खबर नहीं ले रहे हैं, ना बता रहे हैं। आप पहले दिन से इस इंसाफ की बात कर रहे हैं और जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, जब ये बच्ची की लाश 27 को बरामद होकर और वो लोग पुलिस के दबाव में अपनी बच्ची को अपने गांव यानी मुरादाबाद के ठाकुरद्वारे में ले जाके दफन कर देते हैं, वहाँ जब कुछ औरतें उसको गुस्ल देती हैं, तब उस हकीकत से पर्दा उठता है कि उस बच्ची के साथ कितनी बर्बरियत हुई। उस बर्बरता के बाद से वो जब दिल्ली वापस आते हैं और फिर हमसे जब जिक्र करते हैं, तो हम इस मुद्दे को उठाते हैं। और 31 अगस्त को जामिया यूनिवर्सिटी के सामने जो संगम विहार का रास्ता जाता है, उसको मेन रोड को जाम करते हैं और वहाँ से फिर ये प्रोटेस्ट हमारा शुरू होता है। और उसके बाद से, जैसे आपने कहा कि हम 19 प्रदर्शन पूरी दिल्ली में हर विधानसभा के अलग अलग इलाकों में, गलियों में निकाल चुके हैं और सबसे मेन प्रोटेस्ट हमने शाहीन बाग और पटला हाउस में अलग अलग निकाले हैं। हैरानी की बात यह है कि ये वही मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकारें हैं जिन्होंने 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था तो आसमान सर पे उठा लिया था
और उस वक्त की दिल्ली सरकार की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से ये दोनों सरकारें इस्तीफ़ा मांग रही थी। लेकिन इस वक्त इन्होंने बहुत ही अजीब तरह की खामोशी छाई हुई है इन दोनों सरकारों पे, और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस होता है अरविंद केजरीवाल पे। वो इसलिए होता है कि अरविंद केजरीवाल को जो जिन लोगों ने जिता के मुख्यमंत्री बनाया है, उसी वर्ग में से एक वर्ग की ये लड़की है, यानी मुस्लिम है। दूसरी बात, ये लड़की दिल्ली सरकार का जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, जिसके थ्रू के अरविंद केजरीवाल बार बार महिलाओं की और आम नागरिकों की सुरक्षा का ढिंढोरा पीटते हैं, उसी सिविल डिफेंस कर्मी के साथ ये बर्बरता होती है और ऑन ड्यूटी अगवा होती है, और उसके बाद उसकी लाश बहुत चालाकी के साथ इस दिल्ली स्टेट को पार करके 1 किलोमीटर बाद हरियाणा में यानी सूरजकुंड में डाल दी जाती है। और नाटकीय ढंग से एक आदमी जो जो क्लेम करता है मैं उसका हस्बैंड हूँ, और वो भी सिविल डिफेंस में काम करता है, और वो दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में सरेंडर कर जाता है। अब होना ये चाहिए था कि वो एफआईआर दिल्ली के तो कालिंदी कुंज थाने में रजिस्टर होनी चाहिए थी और दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन वो एफआईआर दर्ज होती है सूरजकुंड में यानी हरियाणा पुलिस में। और वो एफआईआर भी बड़ी अजीब तरह से उसके वर्डिंग है। उसकी वर्डिंग ये है कि लड़की के बाप ने कहा कि इस फला फला आदमी ने मार दिया, जबकि लड़की के बाप को तो पता ही नहीं था मेरी बेटी कहाँ चली गई। वो तो जब तक गुमशुदा की पोजीशन में थी उनकी बेटी, और अचानक उनकी लाश मिली। अचानक लाश मिलती है, उनको कैसे पता चला किसने मारा, क्यों मारा? तो ये हरियाणा पुलिस ने जानबूझ के इसको एक सामान्य मर्डर की एफआईआर दर्ज करती है। दिल्ली पुलिस सिर्फ सरेंडर तो कराती है और उसे जेल भेज देती है, ना तो उसको वो रिमांड पे लेती है, ना उससे पूछताछ करती है। बाद में फिर वो 5-6 दिन के बाद रिमांड पे लेती है, जिससे कि सच्चाई लेट पता चलती है लोगों को। दूसरी बात, जो दिल्ली सिविल डिफेंस का एक या दिल्ली सरकार का एक स्कीम है कि उनके ड्यूटी पे काम करता हुआ कोई भी सुरक्षाकर्मी अगर मौत हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए 1 करोड़ मुआवजे का प्रावधान है। इसी तरह से 2020 में दिसंबर में प्रवेश कुमार वाहन चेकिंग के टाइम पे डेथ हो गई थी उनकी, एक ट्रक ने उनको कुचल दिया था, तो उसको 1 करोड़ रुपए सरकार ने दिया था। लेकिन इस राबिया सैफी के लिए सिर्फ दिल्ली सरकार का एक मंत्री, छोटा सा मंत्री जाता है और 10 लाख रुपए देने का, मुआवजा देने का वादा करके आ जाता है। शर्म और हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को इतनी भी हया नहीं आई, दोनों किसी न किसी बेटी के और बच्ची के बाप होंगे, कि ये उस बच्ची के घर ही चले जाते मिलने के लिए। उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि ये एक अल्पसंख्यक वर्ग से थी, मुस्लिम वर्ग से थी, तो इन्होंने जो है उसे मिलने तक नहीं गए मुख्यमंत्री। गृह मंत्री का तो बात जिक्र ही छोड़िए, उसने तो कोई ना ट्वीट करा है ना कुछ बोला है। साथ ही बात बात पे ज़रा से इशू पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं। ना इस पर ट्वीट किया है ना फेसबुक पर डाला है। अब सवाल ये कि हमारे 19 प्रोटेस्ट करने के बाद भी सरकार को ये एहसास नहीं हुआ है अभी तक कि ये मसला कितना अहम है, ये कितना सेंसिटिव इशू है, कि एक बच्ची के साथ इतनी बर्बरता होने के बाद भी सरकारें खामोश हैं। इसलिए हमारा गुस्सा है और वो गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। और अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से 0% प्रोग्रेस है। केंद्र सरकार बिल्कुल वैसे ही बहरी बनी हुई है जैसे कि सीए और एनआरसी के मामले में बहरी बनी हुई थी। लेकिन हमारा दिल्ली मजलिस का ये प्रतिबद्धता है कि हम इस केस को आखिर तक लड़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो वकील साहब इस केस को, जो उन्होंने भी उन लड़की के माँ बाप ने किसी एक एडवोकेट को दिया है वो केस, वो एडवोकेट लड़ने जा रहे हैं। अब वो एडवोकेट का कहना ये है कि इसमें पुलिस शामिल है और पुलिस ने जो एफआईआर की है वो टेक्निकली गलत की है। ये केस सबसे पहले तो हरियाणा से दिल्ली में ट्रांसफ़र होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो लड़की के माँ बाप की भी डिमांड है और हमारी भी डिमांड है कि ये केस सीबीआई को रेफ़र होना चाहिए, ताकि इस केस की जो सच्चाई है वो पता लग सके। क्योंकि माँ बाप के मुताबिक एक और खुलासा हुआ है इस केस में कि जहाँ लड़की काम करती थी उस ऑफिस में 2 दिन पहले एंटी करप्शन का छापा पड़ा था और इस राबिया सैफी का जो सीनियर था वो उसमें पकड़ा गया था, और पुलिस उसी केस में बहुत सारे उस ऑफिस के लोगों की पूछताछ कर रही थी। इवन जब लड़की ये गायब हुई थी 26 तारीख को, तब भी वहाँ के स्टाफ वाले या जो उसके सहकर्मी थे उनको यही खदशा था कि इस लड़की को पुलिस उठा के ले गई है रविंद्र मेहरा के केस में पूछताछ करने के लिए। जबकि हमारा मानना यह है कि उस केस की इस मर्डर से ज़रूर कड़ियाँ मिली होंगी, क्योंकि एक आदमी इतनी बुरी तरीके से किसी एक का मर्डर नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा ज़ख्म पहुंचाना, इतने बुरी तरह से काटने का मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे उसमें, और वो जो ज़्यादा लोग होंगे वो कौन है? जाहिर है जिस केस में सीबीआई एंटी करप्शन का छापा लगा
उस केस की जो चालान का जो पैसा आता था, जो तिजोरी थी, उसकी चाबी इसके पास रहती थी, राबिया सैफ़ी के पास। राबिया सैफ़ी उसे मेंटेन करती थी। तो ज़रूर उस केस से इस केस के कोई ना कोई तार जुड़े हुए होंगे, लेकिन ये तभी पता चलेगा, सच्चाई पता चलेगी जब इसकी जांच होगी। और आखिर वो जब एक डीएम या एसडीएम के ऑफिस में लड़की काम कर रही है, इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है, तो ना तो सरकार ने कोई एसआईटी का आदेश दिए, ना सरकार ने सीबीआई की जांच की रिकमेंडेशन की, और ना सरकार ने मुआवजा दिया, और ना सरकार का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मिलने गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सरकार ने बाकायदा हमें ये बता दिया कि अब आप अल्पसंख्यक का, खासतौर से मुसलमानों का, जब भी कोई मामला होगा तो ये सरकार पीठ मोड़ लेगी और इसी तरीके से हमारे हाल पे हमें छोड़ देगी। ये पूरे प्रोटेस्ट के दौरान, जब से पहले दिन से आप जा रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं, वो मिल रहे हैं, जिस इंसाफ की बात कर रहे हैं या जो डिमांड है आपका, ये उस पूरे डिमांड में आप घर वाले शामिल हैं? बिल्कुल, हम जो भी बात कह रहे हैं आपसे, वो वही कह रहे हैं जो घर वालों ने हमसे कही है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। घर वालों ने तो, वो माँ बाप अनपढ़ से हैं बेचारे, बहुत कोई मतलब बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से हैं, बहुत कोई मालदार नहीं है, पहुँच नहीं है। ये तो उस लड़की का खून पुकार रहा है इंसाफ की, वो उसका खून जोर मार रहा है। इसलिए आम आवाम और आम पब्लिक और सारे सामाजिक संगठन और हमारी पूरी एमआईएम, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की एमआईएम राबिया सैफ़ी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है और डिमांड कर रही है कि इसके लिए, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप बताइए मुझे कि जब एक कर्मी के साथ कोई ऐसी बर्बरता हो जाए तो सरकार को जांच कराने में ऐसा क्या जाता है? ऐसे कौन से लोग उसमें शामिल हैं जिसको बचाना चाहती है सरकार? कौन सी ऐसी हस्तियां शामिल हैं जिनको सरकार शील्ड देना चाहती है? इसलिए एमआईएम ये पुरजोर इसकी वकालत करती है कि उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच भी कम से कम सीबीआई लेवल पे होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वो लड़की एसडीएम ऑफिस में काम करती है, सिविल डिफेंस में काम करने वाली कोई आम महिला तो नहीं होती है कम से कम। जिस सेफ्टी और जिस सुरक्षा की पहले दिन से बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक इस पे बयान तक नहीं दिया है। कायदे से उनको चाहिए था कि इस पे जाते, मिलते, जैसा कि वो हमेशा करते हैं और घटनाओं में। लेकिन ये जहाँ मुसलमानों की बात आती है, जहाँ दलितों की बात आती है, बहुजनों की बात आती है, वहाँ पे इनको, इनके मुंह में दही जम जाता है या खामोशी छा जाती है। ये बताएं आप कलीमुल हफीज़ साहब, चूँकि आप इसकी वकालत कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी राबिया सैफ़ी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में एक मुसलमानों के पास के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मॉब लिंचिंग का है। एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं, 2 दिन पहले भी हैदराबाद में एक अयूब खान के ऊपर हमला किया गया, शामली में हुआ है, और एक तरह से लंबी एक फहरिस्त है। उसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है अभी? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो जितनी अच्छे अंदाज में और मुस्बत अंदाज में आवाज़ उठाई जा सकती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट से लेके और मीडिया तक, और मीडिया से लेके और ऐवानों तक, सब में उठाते हैं वो। एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा ये है कि हमारे बैरिस्टर साहब की ये डिमांड है, ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, कि इस मुल्क की खूबसूरती है, अभी यहाँ आइन बाकी है, और आइन की वजह से यहाँ अभी हमारा हिफाजत या हमें इंसाफ मिलना की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। लेकिन जब तक हम खुद मुत्तहद नहीं होंगे, अपनी पार्टी, अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ इसी तरह से जुल्म होते रहेंगे। और ये जो नामनिहाद पार्टियाँ जो हमारा वोट लेती हैं, वो हमारे मामलों में खामोश हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री से 2 मिनट की दूरी पर और मुख्यमंत्री से 1.5 मिनट की दूरी पर जंतर मंतर में बाकायदा अतिवादियों ने, आतंकवादियों ने एक नारे लगाए कि मुल्ले काटे जाएंगे। उस मुद्दे पे भी मुख्यमंत्री, यानी जिसको हमने मुसलमानों ने वोट दिया है, वो नहीं बोला। ना उनके किसी विधायक की हिम्मत है कि अपनी सरकार के खिलाफ बोल जाए। तो इसलिए बैरिस्टर साहब का ये कहना है कि अगर ये मॉब लिंचिंग या अपने खिलाफ जुल्म सहना भी जुल्म करने के बराबर है। आप जुल्म सहिए नहीं, निकलिए बाहर, मजबूत बनिए, अपने आप को संगठित कीजिए और संघर्ष कीजिए। और जब तक जमहूरियत में संघर्ष नहीं करेंगे, आपको ना तो न्याय मिलेगा, ना आपको प्लेस मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। उसी की जद्दोजहद करके वो मुजाहिद जो
हैदराबाद से निकल के पहले महाराष्ट्र जाता है, महाराष्ट्र में अपनी परचम लहराता है, उसके बाद फिर वो बिहार जाते हैं, बिहार में भी मजलिस का परचम गाड़ कर आते हैं, और अब वही परचम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गाड़ने की तैयारी है। और यही वाहिद हल है जमहूरियत में। जब जब आप अपने आप को जमहूरियत में सियासी तौर पर मुत्तहद कर लोगे, सियासी तौर पर अपनी लीडरशिप को बाहर के ले आओगे, तब तक आप सेफ रहोगे, तब तक आपको हक मिलता रहेगा। जब जब आप अपनी इन नामनेहाद सेकुलर पार्टियों की आड़ में अपने आप को हिफाजत का एहसास करोगे, ये आपकी भूल होगी। और ये वही होगा जिस तरीके से हरियाणा में भी आपने जिताया था, जिस तरीके से आपने बिहार में या उत्तर प्रदेश में या और सब जगह, उत्तर प्रदेश में तो आपने बाकायदा सरकार बनाई थी और 66 MLA थे आपके, तब भी आपके खिलाफ मुजफ्फरनगर कांड हुआ और आपको क्या हाल हुआ, एक आदमी को सज़ा नहीं हुई। और आज योगी हुकूमत ने 70 लोगों को बाइज्जत बरी बिना केस चलाए हुए कर दिया। उन मुजरिमों को जो कि बड़े बड़े केस के मुजरिम थे, यानी बड़ी जान के माल के मुजरिम थे, उनको छोड़ दिया। तो ये याद रखिए कि ये मॉब लिंचिंग हो, ये सरकार तो मॉब लिंचिंग कर रही है। इससे पहले वाली जो सरकार थी कांग्रेस की, वो क्या करती थी, वो बाकायदा टाडा पोटा उसी ने कानून बनाए थे, उसमें हज़ारों सैकड़ों नौजवान, मुस्लिम नौजवान जेलों में भर दिए थे और कोई पूछने वाला नहीं था। और यही हुकूमत हुआ करती थी। और अब ये हुकूमत है, इसने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया। इसने बाकायदा मॉब लिंचिंग करके एक वर्ग को डराने की कोशिश करते हैं। वो तो अच्छा है कि ये वो कौम है जो अल्लाह से डरती है, इंसान से नहीं डरती, इसलिए अभी उम्मीद बाकी है। और बैरिस्टर साहब भी वही पुकार कर आवाज़ लगा रहे हैं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी, अपना झंडा अपने कायद के नीचे आ जाओ और इस जमहूरियत में अपना हिस्सा मांगो, हिस्सेदारी मांगो। ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। हालात इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तब्दील होने वाले हैं। और जिस तरह से जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दौरे चल रहे हैं और जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह से उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का, मैं ये बता सकता हूँ जसीम साहब आपको कि आने वाला वक्त हमारा है। ख़ास तौर से दिल्ली में जो मेरा काम है, जितना मैंने इसमें देखा है, दिल्ली में 2 तबके हमें, दलित और मुस्लिम्स, बहुत बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार से नवाज रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके मुस्बत नतीजे आएंगे। हर बात में आपकी पार्टी के सदर जो हैं ओवैसी साहब, वो संविधान की वकालत करते हैं, उसकी बात करते हैं। 26 तारीख से आज को अगर देखें तो तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा या 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी नतीजे पे ये केस नहीं पहुंचा है। घर वालों का इल्ज़ाम है कि उस लड़की के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, जबकि रिपोर्ट ऐसी नहीं है। जो रिपोर्ट आई है उसमें इसका जिक्र नहीं है। आपका अगला कदम क्या होगा संवैधानिक रूप से, अगर इसमें डिले हो रहा है या किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है तो? नहीं, हमारा इसमें अगला कदम वही होगा जो लड़की के माँ बाप चाहते हैं। लड़की के माँ बाप से हमारी बात हुई, उन्होंने हमसे कहा ये कि ठीक है, हम जो सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, ताकि सरकारों को हम ये आईना दिखाएं कि क्या क्या जुल्म हो रहा है और आप क्या क्या काम नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ ये लड़ाई अब अदालत में चली गई है, तो अदालत में भी हम उन्हें हर तरह का मदद देंगे। हमारी पूरी लीगल टीम उनके साथ है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी अदालत में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। 2014 में जब मोदी सरकार लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले बहुत ही इस नारे को आम किया गया था, बहुत हो गया नारियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम तरह के नारे लगाए इस सरकार ने। या अरविंद केजरीवाल जो अभी मौजूदा वक्त में अभी जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने भी महिलाओं की सुरक्षा की बहुत सारी बात की है। लेकिन ये सारे वादे और ये सारी बातें महज खोखली और कागजी लगती है। अब देखना है कि इसमें इंसाफ कितना जल्दी और कब तक मिल पाता है। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।